हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलवीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। दोस्तों, आज की क्लास से एक नई सीरीज आपके साथ स्टार्ट करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स और बैंक के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके जेकेएसबी जेकेपीएसआई के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, जो आपके दिसंबर 2022 में एग्जामिनेशन हुए हैं। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और यकीन मानिए यही वो क्वेश्चन है जिन्होंने बहुत सारे दोस्तों को रुलाया था एग्जामिनेशन में। तो 2022 के जो पेपर में एग्जामिनेशन में इकोनॉमिक्स, रेट्स के रिलेटेड, बैंक के रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनके सोर्स ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले जेकेएसबी के बहुत सारे एग्जामिनेशंस, पर्टिकुलरली अगर आप अकाउंटेंस एंड फाइनेंस की बात करें तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ऑलरेडी आपके पास जो भी इकोसिस्टम के रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड, एनवायरमेंटल पोल्यूशन के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके जेके एसएसबी जेके पीएसआई के एग्जामिनेशन में दिसंबर 2022 में पूछे गए थे, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपके साथ हमने डिस्कस कर दिया, विस्तार से बोल दिया है। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो आपसे गुजारिश करेंगे वो सीरीज जरूर देखिएगा। तो चलिए सीरीज को स्टार्ट करें। आज का पहला क्वेश्चन आपके साथ डाल रहे हैं बड़े बेहतरीन तरीके से। अगर आप चैनल पर रहे हैं तो गुजारिश करें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन आपके पास इस तरह से पहला है। पूछा जा रहा था कि इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया जनरल IAG के नाम से आप इसे जानते हैं, हैज ए 26% स्टेक एंड इंडियन इंश्योरेंस कंपनी विच इज सोल्ड सम टाइम बैक, नेम द इंडियन बैंक। ठीक है जी, किस इंडियन बैंक के साथ इसका रिलेशन आ रहा है अगर आपको याद होगा तो आपके ऑप्शंस क्या हैं? SBI जनरल इंश्योरेंस, नंबर सेकंड आपके पास लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नंबर थर्ड IDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस एंड नंबर फोर्थ इज आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस। देखिए बेसिकली आपके पास इसका आंसर जो है आपके पास सीधा आ जाएगा SBI जनरल इंश्योरेंस, क्योंकि आपके पास जो SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी थी ये स्टार्ट जो हुई थी, इसकी कमेंसमेंट अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक जॉइंट वेंचर के तौर पर आ रही थी। जॉइंट वेंचर किस किस के बीच में आ रहा था ये? एक तो आपके पास SBI आ रहा था इसका साथ, और प्लस आपके पास इसका जो है IAG दैट इज इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया ग्रुप इसके साथ आ रहा था। तो SBI ने रिसेंटली कहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो आपके पास IAG आ रहा है, इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया जनरल जो आ रहा है, इट हैज सोल्ड इट इज एंटायर 26% स्टेक इन लेंडर्स जनरल इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर। तो ये अभी अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी बात, इसलिए आपसे पूछा भी गया था। क्वेश्चन दूसरा आपके पास पूछा गया था, अमंग द लिस्टेड इकोनॉमिस्ट्स हु इज कंसिडर्ड द ब्रेन चाइल्ड बिहाइंड द 1991 LPG रिफॉर्म्स इन इंडिया। जो आपका 1991 में LPG रिफॉर्म्स आए थे, ठीक है जी, तो उनके लिए आप जो है पूछा जा रहा है कि ब्रेन चाइल्ड इनका कौन मानेंगे। ऑप्शन आपसे पूछे जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है P चिदम्बरम, सेकंड ऑप्शन मनमोहन सिंह जी, थर्ड ऑप्शन आपके पास PC मैक्लबोनस और फोर्थ आपके पास दिया जा रहा है रघुराम राजन। 1991 में जो आपके पास रिफॉर्मर दिए गए थे उनका जो कर्ता धर्ता माने जाते हैं नन अदर देन डॉक्टर मनमोहन सिंह। तब आपके पास अगर मनमोहन सिंह पूछे जाएंगे तो ये आपके पास फाइनेंस मिनिस्टर थे। तब आपके पास प्राइम मिनिस्टर अगर पूछे जाएंगे तो आपके पास PV नरसिम्हा राव आ रहे हैं। ठीक है जी, याद रखेंगे। अगर आपसे 1991 के रिफॉर्म जब हो रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर नाम पूछे जाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर का नाम जो है आपके पास PV नरसिम्हा राव आ जाएगा, और जो आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह है तब के आपके पास ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि नेम द इंडियन बैंक दैट साइनड एन MOU विद केयर रेटिंग के साथ टू एक्सेस क्रेडिट क्वालिटी ऑफ द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कस्टमर्स इन 2020। तो जनवरी 2020 की न्यूज़ थी ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप देख सकते हैं कहाँ तक पहुंचे थी। पूछा जा रहा था नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी ऐसी इंडियन बैंक है जिन्होंने MOU साइन किया है किसके साथ? केयर रेटिंग के साथ, टू एक्सेस क्रेडिट क्वालिटी ऑफ इट इज स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस SME की 2020 में। तो जनवरी 2020 की खबर थी कि आपका पब्लिक सेक्टर जो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा आ रही है, ऑप्शन नंबर B जो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा आ रहा है। इट हैज साइंड एन MOU विद केयर रेटिंग फॉर क्रेडिट क्वालिटी ऑन एग्जिस्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स इन द SME सेगमेंट। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। जब बात आएगी केयर रेटिंग के साथ किसका MOU आ रहा है तो आपके पास करेक्ट आंसर का जो है मेरे दोस्त नन अदर देन बैंक ऑफ बड़ौदा आ रहा है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। After the postponement of the fourth 5-year plan, annual plans were launched for the first time in India. In which year it was done? आपको पता है कि सर आपके पास जो थर्ड 5-year प्लान जब आपके पास फेल हो गया था, उसके बाद फोर्थ 5-year प्लान के पहले पोस्टपोनमेंट में हमने एनुअल प्लान लाए थे। सबसे पहला जो एनुअल प्लान है वो कब लाया था? 1951 में लाया था, 1956 में लाया था, 1961 में लाया था, या 1966 में लाया था? बोलिए जी, इसका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? बात किसकी हो रही है? पहला जो फर्स्ट एनुअल प्लान है, जो पहला
एनुअल प्लान की अगर आप शुरुआत देखेंगे तो सबसे पहला जो आपके पास आया था इन द ईयर ऑफ 1966 में आया था, क्योंकि 1966 से लेकर 69 तक आपके पास 3 प्लान एनुअल प्लान आए थे, जिसे हमने नाम दिया था प्लान हॉलीडे का। अगर आपको याद होगा, हमने ये चीज़ें सब पढ़ी हैं, ठीक है जी। प्लान हॉलीडे का हमने इसको नाम दिया था, क्योंकि आपका थर्ड 5 ईयर प्लान जो जब फेल हो गया था तो आपके पास आपने एनुअल प्लान लाए थे। किस लिए लाए थे? ताकि जो इकोनॉमी है वो एब्जॉर्ब कर सके जो शॉक है जिसको मिले हैं पिछले वाले थर्ड 5 ईयर प्लान में। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 1966 से लेकर 1969 के बीच में आपके पास 3 एनुअल प्लान आ रहे हैं। प्लान हॉलीडे का नाम आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है, पूछा जा रहा है हु हेड इज द हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन फॉरेन एक्सपोर्ट्स सेटअप इन द 15th फाइनेंस कमीशन इन 2020। ठीक है जी, आपके पास 15वीं 15th फाइनेंस कमीशन हुई थी 2020 में। इसमें क्या बात पूछी जा रही है कि हेड इसके मुखिया कौन थे, किसके? हाई लेवल एक्सपोर्ट ग्रुप जो बना था फॉरेन एक्सपोर्ट्स पर। ऑप्शंस हैं राधा सिंह, संजीव पुरी, एनके सिंह और पाबन के बरख्तार। 15 फाइनेंस कमीशन हाई लेवल एक्सपोर्ट ग्रुप रखा था इन्होंने फॉरेन एक्सपोर्ट्स पर। जो इस ग्रुप को हेड कर रहे थे वो आपके पास चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे, किसके? आईटीसी के। आईटीसी के जो आपके पास चेयरमैन थे और आपके पास मैनेजिंग डायरेक्टर थे, एमडी थे। कौन थे? उनका नाम क्या था? नन अदर देन संजीव पुरी। आगे बढ़ेंगे। क्या पूछा जा रहा था इसको एग्जामिनेशन में? क्वेश्चन आया था कि अकॉर्डिंग टू द स्टेटस पेपर ऑन द गवर्नमेंट डेबिट फॉर 2020-2021, जो आपके पास स्टेटस पेपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करती है किसके लिए? ऑन द गवर्नमेंट डेबिट फॉर 2020-2021, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डेबिट कितना है एज पर इस परसेंटेज के हिसाब से आपने बोला है जीडीपी के परसेंटेज के हिसाब से डेबिट कितना है? क्या 30.5% आ रहा है, 59.2%, 63.9% या 72.3%? किसके बारे में बात हो रही है? 2020-2021, जो आपके पास अप्रैल 2022 में ये आपके पास जो रिपोर्ट है ये लॉन्च की गई थी, ये पब्लिश की गई थी। स्टेटस पेपर ऑन गवर्नमेंट डेबिट फॉर 2020-2021, ये आपके पास अप्रैल 2022 में लॉन्च की गई थी, पब्लिश की गई थी। इसमें बोला गया था कि कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड जो थे इस पेपर में बोला गया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसका जो टोटल नेट लाइबिलिटी आ रही है स्टूड एट 59.2%। कितनी रह रही थी सर? 59.2%। किसके लिए? 59.2% ऑफ द जीडीपी एट द एंड मार्च ऑफ। अगर आप 2021 के बारे में बात करेंगे, 2021 के बारे में बात करेंगे, इसने कहा था इस वाली रिपोर्ट में हमें बोला गया था जो स्टेटस पेपर ऑन गवर्नमेंट डेबिट 2021 रिलीज हुई थी, अप्रैल 2022 में रिलीज हुई थी। इसमें बोला गया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टोटल नेट लाइबिलिटी आ रही है ये आपके पास 59.2% आ रही है ऑफ द जीडीपी एट द एंड मार्च ऑफ 2021। अगर आपसे पूछा जाएगा इससे एक साल पहले क्या हालत थी, आप बोलेंगे तब आपके पास 49.1% थी एट मार्च 2020। समझ गए? तो आंसर क्या आना चाहिए? 59.2। तो रिसेंटली अभी बात आ रही है कि आउटस्टैंडिंग जो आपके पास इंटरनल एक्सटर्नल डेबिट अगर आप देखेंगे लाइबिलिटीज़ को सबको मिलाकर जो आपके पास 2022-2023 में इसका अंदेशा कितना आ रहा है, 2022-2023 में रहने का अंदेशा कितना आ रहा है, हमें अंदाज़ा आ रहा है कि 152,17,910.29 करोड़ इतने का आ रहा है सर। ये आप बोलेंगे कि आउटस्टैंडिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेबिट एंड अदर लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट द एंड ऑफ 2022-2023 इज एस्टिमेटेड टू 152,17,910.29 करोड़। एक साल पहले की बारे में बात करें 2021-2022 में तो यही रकम जो है आपके पास 135,87893.16 करोड़ आ रही थी। हम ये डेटा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमें पता है अगर आप हमारे साथ पहले से जुड़े हैं तो हम उम्मीद करके बैठे हैं कि अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप अपने पास जो है रफ कॉपी या शीट्स वगैरह रख के बैठे हुए हैं, साथ साथ चीज़ों को नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन, एज पर द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो आपका 2021 में पब्लिश हुई थी, किसने पब्लिश की थी? पहला क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये रिपोर्ट जो है पब्लिश करता है। इंडिया की रैंक पूछी गई है ग्लोबल जेंडर गैप में, इंडिया की रैंक पूछी गई है 2021 के। बात याद रखेंगे, बात किसकी हो रही है सर? 2021 में पूछी गई है। 127, 138, 140 या 145? ठीक है जी, देखिए सर ये इंपॉर्टेंट बात थी। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो घूम सकते थे, क्योंकि अगर आप 2022 के बारे में बात करेंगे, 2022 के बारे में बात करेंगे तो ग्लोबल जेंडर गैप की रैंक जो है इंडिया की कितनी आ रही है सर? 135 आ रही है।
ये 2022 की। 2021 में अगर पूछा जाएगा तो 2021 में आपका आंसर जो है 140 आना चाहिए था। कितना आना चाहिए था? 140 आउट ऑफ 146। आज हमारी 135 आ रही है आउट ऑफ 156 टोटल। इनमें से आपके पास आज हमारे पास 2022 में 135 आ रही है, 2021 में 140 थी। तो क्वेश्चन 2021 का पूछा गया तो 140 आप आंसर करेंगे। पूछा जा रहा है टू इम्प्रूव द कनेक्टिविटी ऑफ की इकोनॉमिक एरियाज इन विच स्टेट डिड ADB, that is Asian Development Bank, recently approved a $350 million लोन एग्रीमेंट। आपको बोलना है कि किस राज्य में, किस स्टेट के बारे में बात हो रही है, उसको उसकी जो कनेक्टिविटी है उसके की इकोनॉमीज एरिया में इंप्रूव करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिसेंटली अप्रूव किया था $350 मिलियन लोन एग्रीमेंट। किसके लिए? क्या महाराष्ट्र की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, पंजाब की बात हो रही है, या मध्य प्रदेश की बात हो रही है? खबर ये आपके पास नवंबर 2022 में आई थी। नवंबर 2022 में खबर आई थी। बोला गया था कि आपके पास एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है अप्रूव किया है लोन। कितने का सर? $350 मिलियन का, ताकि इंप्रूव किया जा सके कनेक्टिविटी ऑफ की इकोनॉमीज एरियाज इन महाराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए सर? महाराष्ट्र। इसी के साथ साथ चलते चलते अगले ही महीने अगर आप बात करेंगे सर दिसंबर 2022, वहाँ पर बात आ रही थी कि ADB ने एक और लोन सैंक्शन किया था। अगर आपको पूछा जाएगा कितने का सर, आप बोलेंगे सर $300 मिलियन का। ये चीज़ें याद रखनी है, नोट करेंगे अपने साथ। 300 मिलियन का पूछा जाएगा किसके लिए किया है? रिसेंटली ने आसाम के लिए किया है। किसके लिए? याद रहेगा बात कि आपके पास जो ADB है इन्होंने अप्रूव किया है $300 मिलियन लोन टू अपग्रेड मोर देन 300 किलोमीटर्स ऑफ द स्टेट हाईवेज एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स इन आसाम। तो आसाम के लिए 300 मिलियन का किसके लिए? रोड्स और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स के लिए। आगे बात करेंगे टू मेजर अकम्पलिशमेंट्स ऑफ किसके? ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका नतीजे की वजह से दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने को मिली थी। क्या क्या थे वो? किन किन का क्रिएशन देखने को मिला था? क्या IMF और IFC आ रहे हैं, IDA और MIGA आ रहे हैं, IBRD और IMF आ रहे हैं, या IMF और IDA आ रहे हैं? ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस अगर आपको याद होगा, हमने बड़े बेहतरीन तरीके से ये चीज़ कहाँ पढ़ी थी। अगर आप में से कोई स्टूडेंट SI फाइनेंस की तैयारी कर रहा हो तो उनको एकदम स्ट्राइक कर गए होगी चीज़ की हमने सर ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन हमने आपको पढ़ाई है। कोई स्टूडेंट SI फाइनेंस की तैयारी कर रहा है तो वो देख सकता है, प्लेलिस्ट बाज़ाब्ता बनी हुई है, रीजनल भी और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सबकी बनी हुई है, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो हमने पढ़ा था सर ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस जब हुई थी आपके पास 1944 में हो रही थी। 1944 में हो रही थी सर। 1 जुलाई से लेकर 22 जुलाई के बीच में 44 नेशन के जो डेलीगेट्स हैं वो मिले थे। उन्हें बोला था सर जो आपका वर्ल्ड वार सेकंड हो गया उसके बाद किस तरह से जो है आगे चलाया जा सके चीज़ों को, उसके बारे में मीटिंग हो रही थी। तो आपके पास ये मीटिंग जो है ब्रिटेन वुड्स में हो रही थी टू एग्री अपॉन ए सीरीज ऑफ न्यू रूल्स फॉर द पोस्ट वर्ल्ड वार सेकंड इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। तो इसका नतीजा ये हुआ था कि दो मेजर अकम्पलिशमेंट हुए थे इसके कॉन्फ्रेंस के। वो ये थे फॉर द क्रिएशन ऑफ IMF डेट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आ रहा था, और आपके पास IBRD आ रहा था। जैसे IBRD का फुल फॉर्म पूछा जाए तो वो क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकॉन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकॉन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और आपके पास IMF इनका जो है क्रिएशन देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, यूनिकोड कैरेक्टर सेट ऑफ द इंडियन रुपी साइन इज। जो यूनिकोड कैरेक्टर दिया गया है इंडियन रुपी साइन को, तो वो क्या है? इनमें से ऑप्शन आपके पास हैं U+10B9, U+20B9, U+30B9, U+40B9। देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो नया रुपये का सिंबल आ रहा है इंडिया का, इसे डिज़ाइन किसने किया है, तो आपका नाम जो है D उदय कुमार आ जाएगा। D उदय कुमार ने सर इसको डिज़ाइन किया है। 2010 से ये जो है चलता आ रहा है। अगर आपको पूछा जाएगा ये जो साइन है, इट हैज़ बीन प्लेस्ड एट पोजीशन U+20B9, U+20B9। अगर आप देखेंगे यूनिकोड कैरेक्टर सेट जो आ रहा है उसमें आपके पास U+20B9 पोजीशन दी गई है इसे। तो डिज़ाइन किसने किया है? D उदय कुमार ने 2010 में। अगला क्वेश्चन, इन जून 2022 इंडियाज सर्विस सेक्टर ग्रोथ हिट एन 11-year हाई इन February एज पर PMI। व्हाट डज PMI स्टैंड फॉर? 2022 जून में बोला गया था कि इंडिया की जो सर्विस सेक्टर है इसने सर हिट किया है एज एन 11-year हाई इन February एज पर PMI। तो PMI क्या है? PMI का मतलब क्या पूछा गया है? PMI का मतलब अगर आपसे पूछेंगे तो PMI का फुल फॉर्म क्या आ रहा है सर? नन अदर देन मेरे दोस्त बोलिए, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स।
परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स पहले ही ऑप्शन में दिया गया है। देखिए बेसिकली आपका परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है ना, ये आपके पास एक इकोनॉमिक इंडिकेटर आ रहा है जो पर्टिकुलरली आप प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर ड्राइव फ्रॉम द मंथली सर्वे ऑफ द प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, जो आपका ये प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इनका सर्वे किया जाता है, ठीक है, सर्वे लिया जाता है इनसे, और सर्वे में जो 5 चीज़ें उन पर गौर फरमाया जाता है। पहला एम्प्लॉयमेंट बेस पर, दूसरा आपके पास न्यू ऑर्डर्स के बेस पर, तीसरा जो है आपके पास वो उसे क्या कहते हैं सर, प्रोडक्शन हो गया आपके पास, प्रोडक्शन के बेस पर होता है। नंबर 4 आपके पास होता है सर इन्वेंट्री लेवल के बेस पर, और नंबर 5 आपके पास सप्लायर डिलीवरी के बेस पर। तो ये 5 हैं, फोकस मेनली ऑन 5 मेजर सर्वे एरियाज। इस पीएमआई बेसिकली आपके पास एक स्कोर दिया जाता है, जैसे 0 से लेकर 100 के बीच में ये नंबर आ जाता है। अगर आपका 50 नंबर आ जाएगा इसका, तो जितना पिछले मंथ आपके पास जो पोजीशन थी वही आपके पास इस पोजीशन में भी होगी। जैसा आपके पास नो चेंज, कोई भी चेंज देखने को नहीं। 50 से ज़्यादा अगर आ जाएगा तो आप मानेंगे सर एक्सपेंशन हो रहा है सेक्टर में। अगर आपके 50 से नीचे आ जाएगी इसकी वैल्यू, तो आप बोलेंगे सर कंट्रैक्शन हो रही है। कभी कभी पूछा जाता है सर पीएमआई जो है, डेट इज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो है, इसे कौन देता है सर, प्रोड्यूस कौन करता है, इसको सामने कौन लाता है? तो 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। एक तो आईएसएम हो गया, डेट इज आपके पास इंस्टीट्यूट फॉर सप्लाई मैनेजमेंट हो गया। दूसरा आपके पास SIPMM, डेट इज सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ परचेजिंग मटीरियल्स मैनेजमेंट हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट है सर IHS, ये आपसे पूछा जाता है। IHS को जो है प्रोड्यूस करता है, IHS मतलब इंफॉर्मेशन हैंडलिंग सर्विस जो है इसे प्रोड्यूस करता है, ठीक है। आगे बात करेंगे, इसमें एक बात और याद रखेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि रिसेंटली में न्यूज़ में था, दिसंबर 2022 में ये न्यूज़ में था। कौन सर? PMI, डेट इज परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है। रिसेंटली न्यूज़ आ रही थी कि इंडिया के सर्विस सेक्टर जो है इसने रिपोर्ट किया शार्प ग्रोथ इन द न्यू बिजनेस इन दिसंबर 2022 में, ठीक है जी। तो इसने बोला है कि दिसंबर 2022 में 58.5 इसका जो स्कोर रहा है, एज जो PMI आ रहा है, एज कम्पेयर टू 56.4 जो है इसका नवंबर में आ रहा था। 2022 की बारे में बात करें, 58.5 आ रहा है सर आपके दिसंबर 2022 में, और ये आपके पास नवंबर 2022 में आ रहा है 56.4। चलिए आगे बढ़ेंगे, इतना काफ़ी है सर। आगे बढ़ेंगे, व्हेन वाज ए 20 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्चेड। तो 20 पॉइंट प्रोग्राम हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं बड़े बेहतरीन तरीके से। 20 पॉइंट प्रोग्राम की जब भी बात आएगी तो आपके पास 1975 आप दे देंगे आंसर। 1975 में आपके पास तब की इंदिरा गांधी सरकार ने जो है इसे लागू किया था। इसके बाद इसमें जो है 2 बार इसमें रिस्ट्रक्चर किया गया था। उस टाइम पर पहले 1982 में किया गया था, उसके बाद 1986 में किया गया था। जो फाइनल रिस्ट्रक्चर इसका किया गया 2006 में किया गया, वही आज भी चल रहा है, वही आज भी चला। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था जो 20 पॉइंट प्रोग्राम हमने लाया था, इसका मेन मकसद क्या था? टू इरेडिकेट पॉवर्टी को खत्म करने के लिए और इंप्रूव करना है क्वालिटी ऑफ लाइफ, किनका? गरीब लोगों का और अंडर प्रिविलेजेड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था? वट आपसे पूछा जाए व्हाट वाज द बेसिक ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द 20 पॉइंट प्रोग्राम, आप कहेंगे सर बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द 20 पॉइंट प्रोग्राम इज टू इरेडिकेट द पॉवर्टी एंड टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पुअर एंड अंडर प्रिविलेजेड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ये चीज़ आपने याद रखनी है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच कैटेगरी ऑफ बैंक केम अंडर द रेगुलेशन ऑफ RBI आफ्टर द पासिंग ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020। जो आपका बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 में जब आपके पास पास की गई थी, तो कौन सी कैटेगरी ऑफ बैंक जो है RBI के अंडर आ गई थी? क्या आपके पास कोऑपरेटिव बैंक्स आ गए थे, ICICI लिमिटेड आ गई थी, लैंड डेवलपमेंट बैंक आ गई थी, या निधि कंपनीज आ गई थी? बोलिए जी। ठीक है जी, जो आपका बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट था 2020 का, इसे नोटिफाई किया था किसके लिए? स्टेट कोऑपरेटिव बैंकर्स एंड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंकर्स को विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1, 2021। किसके लिए किया गया था? ताकि जो आपका कोऑपरेटिव बैंकर्स हैं इनको किसकी सुपरविजन में लाया जा सके? RBI की सुपरविजन में लाया जा सके। ये करने का मकसद क्या था? प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सर? कोऑपरेटिव बैंक्स। द अपर और मैक्सिमम सीलिंग जो आपके पास RTGS, बहुत बार तो ये फुल फॉर्म पूछा जाता है कि RTGS सर RTGS क्या है? RTGS का फुल फॉर्म क्या है सर? आप कहेंगे R से मतलब रियल, T से मतलब आपका टाइम, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है जी। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका फुल फॉर्म आ रहा है। पूछा यार मैक्सिमम लिमिट कितनी है? मैक्सिमम मेरे दोस्त मैक्सिमम इसकी लिमिट कोई भी नहीं है। इट हैज़ नो मैक्सिमम लिमिट, जितना मर्जी उतना ट्रांसफर कर दीजिए, लेकिन मिनिमम लिमिट है। मिनिमम कितनी है? 2 लाख
2 लाख या उससे ज़्यादा जो आप ट्रांसफ़र कर सकेंगे। मैक्सिमम लिमिट आपके पास कोई भी नहीं है। ये जो आपके पास आरटीजीएस है आरबीआई के माध्यम से 2004 से ही लागू किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच कंट्री इज द टॉप पोजीशन इन 2022 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे तो टॉप पर कौन है? क्या आपके पास लक्सबर्ग आ रहे हैं, नॉर्वे आ रहा है, फिनलैंड आ रहा है या भूटान? याद रखिए बात किसकी हो रही है सर? 2022 की। ठीक है जी, बहुत बार क्वेश्चन 2022, 2021 इनके रिलेटेड पूछा जाता है। 2022 की अगर रिपोर्ट देखेंगे इसमें जो टॉप है वो कौन आ रहे हैं? फिनलैंड आ रहे हैं। इनके बाद नंबर 2 पर कौन आ रहे हैं? डेनमार्क आ रहे हैं। नंबर 3 पर कौन आ रहे हैं? आइसलैंड आ रहे हैं। ठीक है जी। इंडिया के बारे में बात करेंगे। इंडिया की रैंक 2022 में पूछी जाएगी तो आपका आंसर कितना आना सर? 136 आना चाहिए। कभी कभी पूछा जाता है सर 2021 के बारे में कुछ बताइए हमें। 2021 में इंडिया की रैंक अगर आपसे पूछी जाएगी तो आप 139 आंसर देंगे। 2022 में 136, 2022 में 136, 2021 में आपके पास जो है 139 आ रही है। 2020 में अगर पूछी जाएगी 2020 में तो 144। तीनों आप याद रख देंगे। यहाँ पर हम आपको नोट करा देते हैं। ये आपके पास इंडिया हो गया, ये आपके पास 2022 हो गया, ये आपके पास 2021 हो गया, जो है 2020 हो गया। 2022 से पूछा जाएगा तो आप 136 आंसर दे देंगे। 2021 पूछा जाएगा मेरे दोस्त आप 139 आंसर दे देंगे। 2000 ये सॉरी 2000 ये 2020 है। 2022 में पूछा जाएगा तो आप जो है 136 आंसर दे देंगे। 2021 के लिए आप जो है आंसर 139 दे देंगे और 2020 के लिए आंसर जो है 144 दे देंगे। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगला क्वेश्चन, डैश हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द ऑपरेशनलाइजेशन एजेंसी ऑफ द जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड बिटवीन इंडिया एंड ओमन। इनमें से दिए गए ऑप्शन में से किसे डेजिग्नेट किया गया है ऑपरेशनलाइजेशन एजेंसी ऑफ जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड बिटवीन इंडिया एंड ओमन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आईडीएफसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या आईसीआईसीआई? तो पहले से ही सर पिछले कई सालों से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही आपके पास इसका आंसर आ रहा है। जब बात करेंगे इंडियन और ओमन के बीच में जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड बिटवीन इंडिया एंड ओमन तो आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप याद रखेंगे। हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ आईबीए? इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन। इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन इनके जो मुखिया हैं आपसे पूछे गए हैं। आईबीए अगर पूछा जाएगा तो आईबीए आप याद रखेंगे सर 26 सितंबर 1946 मुंबई। बस इतना याद रख दीजिए इसमें। आईबीए जो है इट वॉज फॉर्मेड ऑन 26 सितंबर 1946 एज ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेस्ड इन मुंबई। तो 26 सितंबर 1946 में आ रहा है। इसके क्या पूछा गया आपसे क्वेश्चन में? क्या पूछा गया है सर? ये नहीं पूछा गया कि कब शुरुआत की गई है, कब लागू कहाँ से हो रहा है, ना। पूछा गया है कि आप इसके चीफ एग्जीक्यूटिव बताइए। चीफ एग्जीक्यूटिव अगर पूछा जाएगा तो आप जो इसका आंसर जो है सुनील मेहता दे देंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव के कौन है? सुनील मेहता। अगर ये पूछा जाएगा कि डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है तो आपके पास आंसर जो है मेरे दोस्त गोपाल मुरली भट्ट। ये आप आंसर दे देंगे, गोपाल मुरली याद रख देंगे। द वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट इज इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 23 ग्रोथ प्रोजेक्शन 2। वर्ल्ड बैंक के माध्यम से इन्होंने प्रोजेक्ट किया कि इंडिया की जो फाइनेंशियल 2023 ग्रोथ प्रोजेक्ट है वो कितनी रहेगी? 6.0%, 6.3%, 6.9% या आपके पास 6.1%। ठीक है जी। पहले तो इन्होंने सर 6.5 का बोला था, फिर इन्होंने रिवाइज किया है। ठीक है जी, रिसेंटली ने रिवाइज किया है। इन्होंने बोला कि 2022-2023 में जो आपके पास जीडीपी आपके पास किसका इंडिया का रह रहा है वो कितना आने की अंदेशा है? 6.9%। कितना? 6.9% आप आंसर देंगे कि वर्ल्ड बैंक हैज़ रिवाइज्ड इट्स 2022-2023 जीडीपी फॉरकास्ट अपवर्ड टू 6.9% फ्रॉम 6.5% जो नहीं अक्टूबर 2022 के बारे में बात हो रही थी। क्योंकि इन्हें बोला था कि आपके पास जो सेकंड क्वार्टर आ रहा है जुलाई सितंबर का 2022-2023 में, इसमें अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने को मिली है। आफ्टर द अमेंडमेंट्स टू द फाइनेंशियल बिल 2020, जब आपके पास फाइनेंशियल बिल 2020 थी इसमें अमेंडमेंट किए गए। इसके बाद फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स कैलकुलेशन के लिए एन इंडिविजुअल कैन बी इंक्लूडेड एज एनआरआई इन केस ही स्टेज फॉर, किसी इंडिविजुअल को आप एनआरआई मानेंगे अगर इफ़ ही स्टेज फॉर 60 डेज, 100 डेज, 120 डेज या 140 डेज। ठीक है जी। क्योंकि पहले जो आपका फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से पहले जो बात आ रही थी अनटिल देन 2019-2020 एनआरआई जो आपके पास स्टेटस था वो दिया जाता था वाज गिवन टू दोज इंडियन
जो सेटल्ड हुए थे अब्रॉड में, हु विजिटेड इंडिया फॉर लेस देन 182 डेज इन फाइनेंशियल ईयर। पहले आपके पास 182 डेज का था, लेकिन जब आपके पास ये अमेंडमेंट हो रहा है फाइनेंशियल बिल में 2020 में, तो इस अमेंडमेंट के माध्यम से, नए रूल के माध्यम से जो टाइम पीरियड है इसके रिड्यूस किया गया है 120 डेज, 120 दिन। तो बड़े बेहतरीन चीज़ें, ये चीज़ें याद रखेंगे आप। चलिए सर, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द वर्ल्ड बैंक एज न्यूट्रल एक्सपोर्ट ऑफ द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन रिगार्डिंग किशनगंगा एंड रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्लांट। ठीक है जी, आपके पास इंटरेस्ट हमने टीटी पढ़ी थी 1960 की अच्छे से, तो उसकी माध्यम से ये आगे बात आ रही थी कि वर्ल्ड बैंक ने एक न्यूट्रल एक्सपोर्ट को रखा था। किसके लिए? न्यूट्रल एक्सपोर्ट ऑफ द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन रिगार्डिंग किशनगंगा एंड रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। उनका नाम पूछा गया है। क्या आपके पास ये सीन मुरफे आ रहे हैं, माइकल लिनो आ रहे हैं, योराम मुसफ़ आ रहे हैं, या कारमेन रेनहार्ट आ रहे हैं? तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? नन अदर देन माइकल लिनो। देखिए, दो पर्सन का नाम आप इसके माध्यम से याद रखेंगे, क्योंकि अक्टूबर 2022 की ये खबर थी। बोला गया था कि माइकल लिनो जो है, इन्हें अपॉइंट किया गया है न्यूट्रल एक्सपोर्ट, और इनके साथ साथ जो ये पर्सन देखने को मिल रहे हैं आपके पास, सीन मुरफे को अपॉइंट किया गया था चेयरमैन ऑफ द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन रिगार्डिंग द किशनगंगा एंड रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्लांट। तो अब बात है क्वेश्चन कैसा पूछे, अगले एग्जाम में हो सकता है ये पूछा जाए कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन रिगार्डिंग द किशनगंगा एंड रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो तब सूरत में आपके पास आंसर जो है सीन मुरफे आ जाएंगे। अगर आपके पास ये पूछा जाएगा कि न्यूट्रल एक्सपोर्ट किसे रखा गया था, तो आपके पास आंसर जो है माइकल लिनो आ रहे हैं। देखिए सर, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं आप। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने सेशन को लाइक भी नहीं किया तो गुजारिश करेंगे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नोबेल प्राइज कॉल्ड स्विग्रिस रिक्स बैंक प्राइज, ये किस फील्ड में दिया जा रहा है? क्या इकोनॉमिक्स साइंस में दिया जा रहा है? क्या आपके पास लिटरेचर में दिया जा रहा था? सोशल साइंस में दिया जा रहा था? मैथमेटिक्स में? क्योंकि आप जो है मेरे दोस्त आज क्वेश्चन इकोनॉमिक्स कह रहे हैं, बहुत सारे आंसर जो हैं इकोनॉमिक्स के उसको गैस करके दे सकते हैं, तो आप आंसर जो है इकोनॉमिक्स का ही देंगे। अब हम आपसे पूछें कि 2022 में जो आपके पास ये अवार्ड है, ये नोबेल प्राइज़ कहें इकोनॉमिक्स का, या ऐसे कहें कि स्विग्रिस रिक्स बैंक प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स 2022 का किसे दिया गया है? तो आप बोलेंगे सर ये आपने हमें पढ़ाया था, ये हमें दिया गया है किसको? एक तो दिया गया है बेन बर्नानके, दूसरा आपके पास ये दिया गया है डोगलस डब्ल्यू डायमंड को, और दिया गया है फिलिपस एच डेबिग को। तो नाम तीन याद आपने रखने हैं, बेन एस बर्नानके, डोगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डेबिग, फॉर द रिसर्च ऑन बैंक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में हमने पहला पार्ट कर दिया आपके पास। पहले पार्ट में बड़े बेहतरीन क्वेश्चन हमने किए हैं। अगली क्लास उसमें और बेहतर क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग क्षेत्र में पूछे गए हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके जेके एसएसबी ने इकोनॉमिक्स बैंकिंग से रिलेटेड पूछे हैं, हर एक क्वेश्चन हम आपके पास इस सीरीज में करेंगे। उम्मीद करेंगे इस क्लास में बड़े बेहतरीन तरीके से आपने चीज़ों को सीखा होगा, रिवाइज किया होगा। आने वाले एग्जामिनेशन में सर ये सीरीज आपको बड़ा बेनिफिट देगी। गुजारिश करेंगे आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की सपोर्ट है बस वही मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन आपके साथ लाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।